नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। चुनाव से पहले करोड़ों अरबों की जो घोषणा की जाती है, क्या वास्तव में वो जनता के लिए रिश्वत होती है या हितकारी होती है, इसे हमें समझना होगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में ऐसी ही घोषणाओं की बारिश शुरू हो गई है, जिसे लेकर राजनीतिक दल अपना अपना नजरिया प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जनता पसोपेश में है कि उन्हें कौन कितना बड़ा प्रलोभन देता है। ये फ्री वाली पॉलिटिक्स देश के लिए किस कदर हितकारक है, इसे हमें समझना होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच जब सीधा मुकाबला है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 90 में से 86 प्रत्याशियों की घोषणा कर कांग्रेस से इस बारे में बाजी मार ली थी। लेकिन कांग्रेस ने अब इस मामले में बाजी मारते हुए अपने 90 के 90 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को मूर्त रूप दे ही रही है। लेकिन कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल ने जो 4 बड़ी घोषणाएं की है, उसे लेकर मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। क्या वास्तव में ऐसी घोषणाएं मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें कर्जा माफी एक प्रमुख घोषणा है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि 2018 में 2500 रुपए क्विंटल धान और कर्जा माफी वो 2 प्रमुख घोषणाएं थी, जिसे लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी। इसके अलावा शराबबंदी और नियमितीकरण जैसे तमाम योजनाएं शामिल थी, लेकिन अभी तक उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया जा सका है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2018 में जब सीएम भूपेश बघेल की ओर से छत्तीसगढ़ की 18,82,000 किसान आबादी का 9,270 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का वादा पूरा करने का दावा किया गया, तब 2019 में कहा गया था कि ऐसे कर्ज माफी दोबारा नहीं की जाएगी, ऐसी घोषणाएं बार बार नहीं की जाती। तो आखिर क्या कारण आन पड़ा कि 2023 के प्रथम चरण के चुनाव के ठीक 15 दिन पहले सीएम भूपेश बघेल को एक बार फिर से कर्जा माफी वाली घोषणा को दोहराना पड़ा। इतना ही नहीं, किसानों की प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी के अलावा 17.5 लाख पीएम आवास और जाति आधारित जनगणना की भी घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की शक्ति विधानसभा से की। आप एक बार सीएम भूपेश बघेल की उन चंद लाइनों को सुनिए, उसके बाद ऐसी घोषणाओं का छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितना गहरा असर पड़ता है, उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन पर। हवामान अभी तक के राहुल जी आए पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी मतलब आवास दिए जाए, और राहुल जी साहब 7.5 लाख तो पहले किस डेढ़ में माना। और वो दिन में कहे केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ गरीब आदमी के घर बना के रही। 17.5 लाख आवास हम देवो, 20 क्विंटल हमारा धान खरीद को 3 घोषणा में सप्तम रही कट रहे। अभी तो हम बहुत अकन गारंटी हो देवो। आज शक्ति में आए हो और आज साढ़े नवरात्रि शक्ति के उपासक मन बैठे हो, और शक्ति में किसान को शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले हैं। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान मन के ऋण माफी हुई। तो आपने सीएम भूपेश बघेल की इन घोषणाओं को सुना। 5 साल पहले कर्जा माफ किया गया था, अब 5 साल बाद एक बार फिर से किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। अगर यह परंपरा शुरू हो जाए तो किसान तो क्या, हर आम आदमी कर्जा लेने लगेगा और बैंक के ऊपर दबाव बनाएगा, वो कर्जा वापस नहीं करेगा, और घूम फिर कर पूरा दबाव ऐसे ही राजनीतिक दलों पर आ जाएगा। घोषणाएं कांग्रेस की ओर से की गई है, जाहिर तौर पर भाजपा पर भी इसका दबाव होगा। लेकिन ऐसी घोषणाओं का कितना असर आम जनजीवन पर पड़ता है? क्या हमारे राज्य और देश के विकास के लिए ऐसे कर्जा माफी वाली घोषणाएं जायज है? इस पर हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। अब मैं दूसरी घोषणा पर आता हूं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने जाति आधारित जनगणना की बात की। उनकी ऐसी घोषणाएं जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ की प्रबुद्ध जनता के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। लोग स्वाभाविक रूप से पूछेंगे, 5 साल का शासन था, तब ऐसी पहल
क्यों नहीं की गई। 2019 में क्वांटिफाइबल डेटा आयोग बनाया गया ताकि 27% ओबीसी आरक्षण को लागू किया जा सके, और राज्य सरकार की ओर से जो आरक्षण की नई व्यवस्था की गई थी जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाया था, क्वांटिफाइबल डेटा आयोग बनाया गया था। 2019 में गठित क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2022 तक चला, लेकिन तब से लेकर आज तक करीब साल भर हो गए। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। राजभवन की ओर से भी इस बारे में दबाव बनाया गया, विधानसभा में भी प्रश्न उठे, लेकिन क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट आधिकारिक रूप से जाहिर नहीं की गई है। लेकिन यह हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो राजनीतिक दल दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में करीब 52% ओबीसी आबादी है, लेकिन क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की अघोषित रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी की आबादी घटकर करीब 42% हो गई है। ऐसा कैसे हुआ? क्या ये कोई जादू है? आखिर 10% आबादी ओबीसी की कहाँ गई? ऐसी आबादी क्यों घट गई? क्या वास्तव में इतना ज्यादा धर्मांतरण हुआ या लोग कम हो गए? ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर उस क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट में है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। कहीं ना कहीं जाति आधारित जनगणना का सीधा संबंध क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट से भी जुड़ा है। यहाँ जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, खासकर तब जब चुनाव का मौसम हो। अब बात तीसरी घोषणा की, 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदी का वादा किया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी घोषणा पहले भी की जा चुकी है, लेकिन चुनाव के समय उसे एक नई घोषणा बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जानकार इस पर प्रश्न भी उठाते रहे कि क्या वास्तव में छत्तीसगढ़ की खेतिहर जमीन में 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ होता भी है, क्योंकि इस पर विवाद का विषय था। पहले 15 क्विंटल की खरीदी होती थी। दावा किया जाता है कि पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय करीब 13.5 लाख धान उगाने वाले किसान पंजीकृत थे। मौजूदा आंकड़े के अनुसार करीब 25 लाख धान उगाने वाले किसान पंजीकृत हो गए हैं। करीब दुगने किसान पंजीकृत हो गए हैं। धान छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, खासकर 2018 में जब हाथ में गंगा जल लेकर 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदी का ऐलान किया गया। और अब एक बार फिर 2023 में धान एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। मौजूदा सरकार को उम्मीद है कि पुरानी वाली घोषणाओं को नया कलेवर और रंग दे दिया जाएगा, तो उसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। हालांकि अभी कांग्रेस का आधिकारिक घोषणा पत्र आना बाकी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पहले ही कह चुके हैं कि धान की कीमत की एमएसपी यदि केंद्र सरकार बढ़ाती है तो आने वाले 5 सालों में यह बढ़ते बढ़ते 3600 तक हो जाएगा। ऐसी लोक लुभावनी घोषणा का जाहिर तौर पर जनता के मन मस्तिष्क पर सीधा असर पड़ता है, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी को भी हमें समझना होगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किस भाव से, किन संख्या को लेकर वो वादे किए थे, एक बार फिर आप उन दावों को सुनिए। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र की एमएसपी पर आधारित होने की बात को स्वीकार किया था। जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि होगा उतना ही हमारे किसानों को लगातार प्रति क्विंटल धान की कीमत में इजाफा होगा। तो हर साल 30% का इजाफा मिनिमम सपोर्ट प्राइस में होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, किसानों का समर्थन रहेगा और हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। धान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को अच्छी तरह मालूम है कि छत्तीसगढ़ के किसानी से जुड़े हुए मतदाताओं के लिए धान की कीमत का क्या महत्व होता है। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में यदि बाजी पलटनी हो तो धान की कीमत को बढ़ा कर देना होगा। इसके लिए 2018 के चुनाव परिणाम से सबक लिया गया है। इन घोषणाओं से पहले यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले सीएम भूपेश बघेल की ओर से यह दावा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, यानी उनके बीपीएल कार्ड अब नहीं जारी होंगे, उनके एपीएल कार्ड जारी होंगे। सीएम भूपेश बघेल के इस दावे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रायगढ़ के मन से मुहर लगाई थी। तब उन्होंने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग अब गरीब नहीं रह गए, यानी उन्हें गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। क्या ऐसे दावों से कांग्रेस को फायदा होगा या बहुत घाटा होगा? क्योंकि 40 लाख लोग जाहिर तौर पर अब लाभ से वंचित हो जाएंगे। उन्हें न तो सीधे तौर पर पीएम आवास का लाभ मिलेगा या दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, उन्हें सस्ते राशन भी नहीं मिलेंगे। चुनाव के समय जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो जाहिर तौर पर जवाबदेही कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। 5 सालों में छत्तीसगढ़ में
40 लाख लोग गरीबी की दायर से बाहर आए हैं। अब मैं घोषणा नंबर 4 पर आता हूं, जिसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल ने प्रस्तुत किया है। वो है 17.5 लाख पीएम आवास की बात। दरअसल पीएम आवास छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। इसी साल 15 मार्च 2023 को भारतीय जनता पार्टी ने इसी मुद्दे पर विधानसभा का घेराव किया था और आरोपों के साथ दावा किया गया था कि 16 लाख गरीब लोगों को उनके आवास के लाभ से वंचित किया जा रहा है, जिसे केंद्र की सरकार देना चाहती है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की मौजूदगी में 1200 करोड़ की पहली किस्त जमा की गई। करीब 7 लाख लोगों के अकाउंट में पहली किस्त के रूप में 25-25 हजार रुपए जमा कर रहे हैं और हम पीएम आवास बनाकर देना चाहते हैं। अफसर की इस भाषा को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। पहले पीएम नाम से आपत्ति थी, अब कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा चुनावी हो चुका है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पूरे देश में करीब 550 से ज्यादा गांधी और नेहरू के नाम वाली योजनाएं हैं, भवन है। तमाम तरीके से नामों को लेकर राजनीति होती रही है और अब जब छत्तीसगढ़ में चुनाव सर पर है तो पीएम आवास की नए सिरे से घोषणा की जा रही है। जागरूक जनता को समझना होगा कि कौन सही है, कौन गलत है। सारी बातों को आप समझ रहे होंगे। अभी तो शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आना बाकी है और कांग्रेस का भी अभी आधिकारिक घोषणा पत्र आना बाकी है। फिलहाल सीएम भूपेश बघेल की ओर से सिर्फ 4 ही घोषणाओं की बात की गई है। पुरानी घोषणाएं जैसे शराबबंदी और लाखों अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसा बड़ा मुद्दा भी है, जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर रहती है और ऐसे मुद्दों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट में आना पड़ता है। जिसकी सरकार होती है, जाहिर तौर पर जवाबदारी उनकी ज़्यादा होती है, विपक्ष को हमले करने का मौका मिलता है। पिछले चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर रमन सिंह सरकार को जनता ने रुखसत कर दिया था और अब 5 साल बाद जाहिर तौर पर जनता तो हिसाब मांगेगी, जो जनता का अधिकार है। आमतौर पे आपने देखा होगा चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए हाथ फैलाकर दरवाजे दरवाजे घूमने वाले हमारे नेता बहुत भोले बनकर खुद को बेटा, सेवक, तमाम तरह से रिश्तों में जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमें भी गहराई से समझना होगा, भावनाओं से कहीं आगे दिमाग से काम लेना होगा, योग्य और ईमानदार प्रतिनिधि को चुनना होगा जिससे देश और समाज का भला हो। राजनीति की सुचिता के लिए बेहतर होगा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से ज़्यादा लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।